रामपुर गांव में नरेश नाम का एक किसान अपनी बेटी संजना के साथ रहता था। नरेश की धर्मपत्नी की मृत्यु संजना के बचपन में ही हो गई थी। नरेश ने संजना को पालने की खातिर कभी भी दूसरी शादी नहीं की। उसने स्वयं ही संजना का पालन पोषण करके उसे बड़ा किया। अब संजना जवान हो चुकी थी। वह सुंदर होने के साथ साथ बहुत समझदार भी थी। पूरे गांव में उसकी सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा थी। आज नरेश को खेत जाने में देर हो रही थी, इसलिए वह संजना से बोला, अरे संजना, जल्दी से खाना लगा दे। मुझे खेत जाने के लिए देर हो रही है। हाँ पापा, वो आज मैं देर से सोकर उठी ना, तो इसलिए आज खाना बनने में देर हो गई। पापा, आप ऐसा करो, आप चले जाओ, मैं आपके लिए खाना खेतों में ही ले आऊंगी। नरेश खेतों की ओर निकल गया। उसने खेतों की जुताई की, सफाई की और पौधों में पानी भी डाला। थोड़ी ही देर में संजना खाना लेकर वहां पहुंच गई। पापा, ओ पापा, खाना ले आई हूँ, जल्दी आइए, गर्मा गर्म खाना खा लीजिए, फिर बाकी काम कर लेना। थोड़ा रुक जा बेटी, बस 5 मिनट में काम खत्म कर लूंगा, फिर आता हूँ। नहीं पापा, खाना ठंडा हो जाएगा, आपको अभी आना पड़ेगा, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अरे आ गया। तू तो पिछले जन्म में मेरी अम्मा रही होगी। पिछले जन्म में क्यों? इस जन्म में भी आपकी अम्मा ही हूँ। संजना ने अपने पिता को खाना खिलाया और फिर वापस घर चली गई। वहीं पास में खेत में काम कर रहा भानु यह सब देख रहा था। भानु नरेश का पुराना मित्र था। नरेश, अब तेरी बेटी संजना बड़ी हो गई है। अब तो उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ भानु, मैं एक अच्छा लड़का की तलाश में हूँ। बस अच्छे घर का लड़का मिल जाए तो मैं उसकी शादी कर दूंगा। संजय को जानता है ना, रामदास का बेटा। अच्छा लड़का है, पढ़ाई कर रहा है। चाहे तो मैं बात चलाऊं? हाँ बात कर। फसल बिकने के बाद ही मैं बेटी के हाथ पीले कर दूंगा। अगले दिन नरेश खेत जा रहा था। रास्ते में झाड़ियों के बीच से गुजरते समय उसे एक सांप ने डस लिया। हे भगवान, सांप ने मुझे काट लिया है। अब क्या होगा? अब मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए। नरेश अब जल्दी जल्दी अपने घर वापस आया। घर के पास पहुंचते ही नरेश गिर पड़ा। संजना ने उसे गिरा हुआ देखा तो दौड़कर पानी लाई। उसके पैर पर निगाह गई और वह चौंक गई। पापा को तो सांप ने काट लिया है, अब मैं क्या करूं? पहले पापा को बिस्तर पर लिटाती हूँ, फिर वैद्य जी को बुलाने जाती हूँ। संजना ने नरेश को पलंग पर लिटाया और गांव के वैद्य हरिशंकर को बुला लाई। वैद्य जी ने जड़ी बूटियों से इलाज किया, जहर निकालने की कोशिश की। बेटी, जहर तो निकाल दिया है लेकिन असर अभी बाकी है। इनका शहर जाकर इलाज करवाना होगा। खर्च लगभग 3,000 से 4,000 रुपये आएगा। देर हुई तो जान भी जा सकती है। वैद्य जी ऐसा कहकर चले गए। अब संजना चिंता में डूब गई कि इतने पैसे कहां से लाएगी। नरेश को होश आया तो उसने कहा, बेटी, तू परेशान मत हो। मैंने तो तेरा घर बसा देने की सोच रखी थी। मेरा जीवन तो अब पूर्ण है। भगवान की जब मर्जी हो मुझे बुला लें। नहीं पापा, आप ऐसा मत कहो, मैं आपको ठीक कराऊंगी। भगवान बहुत दयालु है, कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अगले दिन संजना संजय से मिली और सारी बात बताई। संजय और संजना एक दूसरे को पसंद करते थे। भानु ने संजय के कहने पर ही नरेश से संजना के बारे में बात की थी। तुम चिंता मत करो संजना, मैं तुम्हारे पापा का इलाज कराऊंगा। मुझे 2 दिन का समय दो, मैं कुछ ना कुछ करता हूं। इसी बीच एक दिन गांव के लाला जी नरेश के पास गए और बोले, नरेश, हमारे गांव के जमींदार हैं ना, विक्रम सिंह, उनकी पत्नी का पिछले साल देहांत हो गया है। उन्हें तुम्हारी बेटी संजना बहुत पसंद है। उन्होंने रिश्ता भेजा है, अगर कहो तो मैं बात करूं। वह तो ठीक है लाला जी, लेकिन जमींदार जी की उम्र बहुत ज्यादा है। हाँ, लेकिन उनके पास पैसे भी तो बहुत ज्यादा हैं। संजना वहां जाएगी तो राज ही करेगी। उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का 12 साल का और दूसरा लड़का 9 साल का है। बच्चों को मां मिल जाएगी और संजना को भी एक जीवन साथी मिल जाएगा। भगवान ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो बेचारी संजना तो दुनिया में अकेली ही हो जाएगी। इसीलिए सोच समझ कर जवाब दो। हाँ, लेकिन मैं एक बार संजना से तो पूछ लूं। संजना अभी नादान है, तुम उसे समझाओगे तो वह जरूर समझ जाएगी। इसके अलावा मैं भी संजना से बात कर लूंगा। ठीक है लाला जी, फिर आप बात चला कर देखो।
लालाजी वहां से निकला ही था कि बाहर संजना मिल गई। लालाजी ने संजना को विक्रम सिंह के रिश्ते के बारे में बताया और साथ में यह भी कहा, देखो संजना, सिंह साहब तुम्हारे पापा के इलाज में जो भी पैसा लगेगा वह जरूर लगाएंगे और तुम्हारे पापा को भी अपने पास रखेंगे। बेटिया, अपने लिए ना सही तो अपने पापा के लिए जरूर सोचना। वैसे तुम्हारे पापा ने भी इस रिश्ते के लिए हां कर दी है। संजना ये सारी बातें सुनकर बहुत चिंता में आ गई। अगले दिन संजना ने संजय को सब कुछ बताया। यह सब सुनकर संजय बोला, नहीं संजना, मैं तुम्हारी शादी उस बूढ़े जमींदार से नहीं होने दूंगा। तुमसे शादी सिर्फ मैं ही करूंगा। लेकिन संजय, फिर मेरे पिताजी का क्या होगा? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि उनका इलाज करवा पाए, और सही समय पर अगर उनका इलाज नहीं हुआ तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। मैं यह नहीं देख सकती। मैंने 2 दिनों का समय मांगा था तुमसे। तुम्हारे पिता के इलाज में लगने वाले पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। यह कहकर संजय अपने घर पहुंचा और अपने माता पिता को सारी बात बताई और पिताजी से पूछकर घर के कागज गिरवी रखने के लिए जमींदार के पास गया। जमींदार जी, मुझे 4,000 रुपये की जरूरत है। मैं अपने साथ अपने घर के कागज लेकर आया हूं। आप मेरे घर को गिरवी रख लीजिए और मुझे 4,000 रुपये दे दीजिए। अगले 1 साल के अंदर मैं आपके पैसे ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपने घर के कागज ले जाऊंगा। ठीक है संजय, तुम मेरे गांव के हो तो मुझे तुम्हारी मदद करनी ही होगी। इस 4,000 रुपये का 1 साल के लिए 1,000 रुपये ब्याज होगा। तुम 1 साल में 5,000 रुपये ले आना और अपने घर के कागज ले जाना। संजय अपना घर जमींदार के पास गिरवी रख 4,000 रुपये लिए और संजना के पास गया और बोला, संजना, हम तुम्हारे पिता को आज ही शहर ले जाएंगे और उनका इलाज कराएंगे। फिर संजय और संजना नरेश को शहर के हॉस्पिटल लेकर गए। दूसरी तरफ जमींदार को जब पता चला कि संजय ने सारे पैसे इसीलिए लिए हैं ताकि वह नरेश का इलाज करवा सके और संजना की शादी जमींदार के साथ न करनी पड़े, तो जमींदार बौखला उठा और बदला लेने के सोची। दूसरी तरफ संजय नरेश का इलाज करवाते हैं। इलाज के बाद नरेश बिल्कुल ठीक हो जाता है और वे लोग गांव वापस आ जाते हैं। इसके बाद संजय ने जमींदार से अपने गिरवी घर छुड़ाने के लिए एक किराए का ऑटो चलाने लगा। कुछ ही महीनों में वो 5,000 रुपये जमा कर लिया। फिर वह जमींदार के पास गया और बोला, जमींदार जी, मैंने आपके पैसे आपको ब्याज सहित लौटा दिए हैं। अब आप भी मेरे घर के कागज मुझे लौटा दीजिए। मुझे पता है तू यह सब इसलिए कर रहा है ताकि मेरी शादी संजना से ना हो। चल जा यहां से। अब ना तो तुझे तेरे पैसे मिलेंगे और ना ही घर के कागज। जमींदार जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगा। तुझे जो करना है कर ले और दोबारा यहां मत आना, समझा? संजय गुस्से में वहां से चला गया। तब जमींदार ने अपने कुछ आदमियों को बुलाकर कहा, सुनो, इसके घर में आज रात को तौर-फोर कर दो। जमींदार के आदमियों ने आधी रात को संजय के घर में तौर-फोर कर दी। जमींदार के आदमियों को ऐसा करते हुए गांव वालों ने देख लिया। अब गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। तभी उनमें से एक गांव वाला बोला, जमींदार ने तो हद ही कर दी है। अब आज उसने संजय के घर में तौर फोर कार्रवाई है। कल किसी और के घर में तौर फोर करवाएगा। अब समय आ गया है उसे सबक सिखाने का। हाँ हाँ, हम सभी लोग मिलकर उसका घर भी तोड़ देंगे ताकि यह रोज रोज का किस्सा ही खत्म हो जाए। और फिर सभी गांव वाले जमींदार के घर के बाहर पहुंचे। जमींदार को उसके आदमी ने इन सब बातों की खबर दे दी। वह घबराकर बाहर आया और बोला, गांव वालों, रुक जाओ, मेरे घर को मत तोड़। मैं तुम लोगों से वादा करता हूं कि आज के बाद मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो और मैं तुम सभी के जमीन के कागज भी लौटा दूंगा। जमींदार ने गांव वालों के कागजों के साथ साथ संजय के घर के कागज भी लौटा दिए। अब सभी गांव वाले बहुत खुश हो गए। कुछ समय के बाद सभी ने मिलकर संजय और संजना की धूमधाम से शादी करवा दी। नरेश पूरी तरह से ठीक हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।